क्या आपको याद है मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क एमएमए फाइट में एक दूसरे का सामना करने वाले हैं? ट्विटर ने अपना नाम बदलकर एक्स कर लिया। फ्रेड के बाहर निकलने के कारण या एक्स? थोड़ी देर के बाद मुझे अब और नहीं पता। तो क्या जुकरबर्ग की सोशल मीडिया पर हावी होने की ये ताज़ा कोशिश काम करेगी? फ्रेड की शुरुआत ट्विटर से होती है, एलन मस्क के साथ अधिक सटीक रूप से। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और इस घटना पर पूरी दुनिया में खूब प्रतिक्रियाएं हुई। यह पक्षी स्वतंत्र है, लेकिन कई लोगों को यह विचार पसंद नहीं है कि एलोन मस्क ट्विटर के प्रमुख हैं और उन्होंने इसके संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदलने का फैसला किया है। आइए हम ट्विटर के अधिग्रहण के संदर्भ को अधिक सटीक रूप से उद्धृत करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की तरह ट्विटर पर भी उस समय सेंसरशिप मशीन होने का आरोप लगाया गया था, खासकर 2020 की महामारी के बाद। कई लोगों ने इन नेटवर्कों की उनके राजनीतिक रुख और आवाजों को सेंसर करने के लिए आलोचना की। उदाहरण के लिए, कौन खड़े हुए और कौन इसके खिलाफ थे टीके। इसलिए जब एलन मस्क, जिन्होंने वैक्सीन विरोधी रुख अपनाया है, जो ट्विटर पर झूठ बोलने और सेंसर करने का आरोप लगाते हैं, एप्लीकेशन खरीदने का फैसला करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हलचल मच जाती है। इस अधिग्रहण के साथ ट्विटर अपने सभी नेटवर्क की समान सेंसरशिप से दूर जा रहा है और एलोन मस्क अब सरकारों को एप्लीकेशन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने देने के लिए सहमत नहीं है। और यह किसी के लिए एक अवसर है। मार्क जुकरबर्ग वह और एलोन मस्क फेसबुक और स्पेसएक्स के बीच एक उपग्रह कार्यक्रम पर एक साथ काम कर रहे थे, जिसका उद्देश्य अफ्रीका में इंटरनेट कवरेज में सुधार करना था। हालांकि ऑपरेशन विफल रहा और उन्होंने एक दूसरे पर दोषारोपण करके लाखों का नुकसान उठाया। और यह जुकरबर्ग के साथ जारी रहा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में मस्क की चिंताओं की आलोचना करते हैं। अपनी ओर से मस्क, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के फेसबुक पेजों को हटा दिया और उन्होंने सोशल नेटवर्क पर जकीज़े बकवास जैसे अपमान और मीम्स का आदान प्रदान भी किया। और यह सब बड़े पैमाने पर जब मस्क ने ट्विटर पर नियंत्रण कर लिया और जुकरबर्ग को पता है कि उनके पास इसे कमजोर करने का मौका है, और आज वह 2 अरबपतियों के बीच एक छिपी हुई एमएमए लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जिसे या तो लास वेगास में या शायद इटली में भी आयोजित करने की योजना है। इसलिए ट्विटर अब राजनीतिक लाइन पर नहीं चल रहा है। इसलिए मेटा ने ऐप के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहले से ही इंस्टाग्राम पर एक टेक्स्ट आधारित फीचर पेश करने के विचार पर विचार करना शुरू कर दिया है और दिसंबर 2022 में मेटा इंस्टाग्राम नोट्स फीचर जोड़ता है। कुछ महीनों बाद हमें एक एप्लीकेशन के अस्तित्व के बारे में पता चला, जो पाठ के आधार पर आंतरिक रूप से विकसित किया गया था, प्रोजेक्ट 92। यह एप्लीकेशन आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई 2023 को थ्रेड्स नाम से जारी किया गया है। थ्रेड्स ने तुरंत एक दिन में 30 मिलियन उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, जो इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। यहां तक कि चैटजीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। थ्रेड्स को उपयोगकर्ताओं को एक वास्तविक समय चैट और साझाकरण प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो ट्विटर के समान है, जो निजी संदेशों पर सार्वजनिक पोस्ट को प्राथमिकता देता है। और उपयोगकर्ता गैर भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ट्विटर पर 180 अक्षरों के टेक्स्ट और 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो सामग्री की तुलना में 500 से अधिक अक्षरों के टेक्स्ट या 5 मिनट की वीडियो सामग्री के साथ पोस्ट बना सकते हैं। यदि थ्रेड्स इतनी तेजी से बढ़ने में सक्षम है, तो इसका एक सरल कारण है, इंस्टाग्राम। थ्रेड्स का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक इंस्टाग्राम अकाउंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक सहयोगी ऐप के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ता की पहचान को प्रमाणित करने और उनके नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का उपयोग करता है। और यह सुविधा आपको अपने सभी ग्राहकों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देती है, इसलिए पंजीकरण बहुत जल्दी हो जाता है। अब यह सब क्यों महत्वपूर्ण है? मेटा आपका ध्यान सबसे अधिक बोली लगाने वालों को बेचकर पैसा कमाता है। ये बिल्कुल उनका आर्थिक मॉडल है। यही कारण है कि उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किया। उन्होंने स्नैपचैट को टक्कर देने के लिए स्लिंगशॉट और पोक भी लॉन्च किया। और मार्क जुकरबर्ग वही कर रहे हैं जो वह हमेशा करते आए हैं, नकल करना। अन्य अनुप्रयोगों में जो काम करता है उसे कॉपी करें। कहानियां, रील, फिल्टर। इसकी शुरुआत एकल सोशल नेटवर्क के रूप में हुई,
फेसबुक के पास अब दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप और दुनिया का सबसे बड़ा फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप है। और अगर आज जकरबर्ग ट्विटर पर हमला करते हैं, ये केवल एलोन मस्क और ट्विटर को दफनाने के लिए है। एक्स का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ऐप को अब निश्चित रूप से उस राजनीतिक और नियंत्रण समूह का हिस्सा नहीं होना चाहिए जिसमें जुकरबर्ग शामिल है। जुकरबर्ग के लिए भी ये एक मौका है। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाऊंगा जो मैंने व्हाट्सएप पर अपने वीडियो में कहा था। मेटा निगरानी व्यवसाय में है। मेटा निगरानी बड़े पैमाने पर निगरानी के मामले में यह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली कंपनी है और यह हमें फ्रेड की मूलभूत समस्या पर लाता है। हर कोई जानता है कि उपयोगकर्ता डेटा के मामले में मेटा कितना बदनाम हो सकता है। इस वीडियो को प्रकाशित करने के समय फ्रेड एक तरफा सड़क पर है। आप इसे निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन अपना खाता हटाने से आपका इंस्टाग्राम खाता हटा दिया जाएगा। आप अपना फ्रेड खाता आसानी से नहीं हटा सकते। प्रक्रिया को उलटा नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि उपयोगकर्ताओं के पास पहले से ही पर्याप्त है, लेकिन दुर्भाग्य से वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक वे भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से छुटकारा नहीं पाना चाहते। और फिर ये बस एक छोटी सी समस्या है। क्या हम अब भी भूल गए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्क जुकरबर्ग। हमें गोपनीयता के संबंध में फेसबुक के कई घोटालों को नहीं भूलना चाहिए। गोपनीयता घोटालों की एक श्रृंखला के बाद फेसबुक का नाम बदलकर मेटा करने को रीब्रांडिंग प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। और जब व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की बात आती है तो कंपनी का रिकॉर्ड त्रुटिहीन नहीं है, चाहे वह डेटा उल्लंघन हो, लीक हो, सूचना के दुरुपयोग पर विवाद हो। संक्षेप में, यह पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है, जनता का विश्वास कम कर रहा है और उपयोगकर्ता की जानकारी की वास्तव में सुरक्षा करने की कंपनी की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। हाल ही में मई में उन पर सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया था। फेसबुक मेटा मेयर के घर को 1.2 बिलियन यूरो का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था। यूरोप में एक रिकॉर्ड समूह पर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर यूरोपीय सामान्य विनियमन का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके अलावा कंपनी के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा के किसी भी हस्तांतरण को रोकने के लिए 5 महीने का समय है। जानकारी मेटा को उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य, वित्तीय जानकारी, स्थान, खोज, इतिहास पर जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत करती है और हम संवेदनशील जानकारी के लिए सेंसिटिव इन्फोस और उन सभी चीज़ों के लिए ओवर डेटा का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते हैं जिन्हें हाईलाइट नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से हास्यास्पद होता जा रहा है और यही कारण है कि वे अभी तक यूरोपीय संघ में एफरेट्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे नियामकों से अनुमोदन प्राप्त करने में भी कामयाब नहीं हुए। हाँ, ये केवल एफरेट्स के लिए अद्वितीय नहीं है, लेकिन आप ऐसी कंपनी को और भी अधिक व्यक्तिगत जानकारी देने का जोखिम उठाते हैं जो पहले से ही आपके बारे में बहुत कुछ जानती है। अधिकांश जानकारी जिसे आप ऐप को एकत्र करने देने के लिए सहमत है, वह पहले से ही अन्य कंपनियों द्वारा पहुंच योग्य है, खासकर यदि आप पहले से ही फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी अन्य मेटा सेवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन कई लोगों को यह एहसास नहीं है कि हर क्लिक, सेवा की शर्तों की हर स्वीकृति उन संस्थाओं के लिए हमारी गोपनीयता का द्वार खोलती है जिनके दिल में हमारे सर्वोत्तम हित नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यह नहीं है कि डेटा एकत्र किया जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। निजी तौर पर, अगर यह ऐसी जानकारी है जो केवल लक्षित विज्ञापन के लिए एकत्र की गई है, तो ईमानदारी से कहूं तो यह मुझे केवल आधा परेशान करती है। भले ही इसका मतलब प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन रखना हो, मेरे पास ऐसे विज्ञापन भी हो सकते हैं जिनमें मेरी रुचि हो। मैंने विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारे ब्रांड खोजे और यह आगे भी जा सकता है, चाहे एल्गोरिदम को परिष्कृत करना हो, इसलिए व्यवहार में हेरफेर करना हो, या सबसे खराब स्थिति में गोपनीयता का आक्रमण हो। और इसलिए विचार करने के लिए अभी भी गंभीर निहितार्थ है, क्योंकि प्रौद्योगिकी मनुष्य की सेवा के लिए होनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। लेकिन असल में यह बहस भरोसे के बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या हम सचमुच उस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं जिसने बार बार अपने वादे तोड़े हैं? ऐसी दुनिया में जहां डेटा नया तेल है, खुद से ये सवाल पूछना और सतर्क रहना जरूरी है, खासकर जब ये बात आती है कि हमारे डेटा का उपयोग और सुरक्षा कैसे की जाती है। लेकिन वास्तव में एक और कारण है कि फ्रेड्स को अपना प्रभाव क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, और यही कारण है कि एलन मस्क ने ट्विटर को सबसे पहले खरीदा। एलन वर्षों से एक उत्साही ट्विटर उपयोग करता रहे हैं। यदि उन्होंने 2022 में ट्विटर खरीदा तो इसका एक मुख्य कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ट्विटर के अधिग्रहण
के बाद भेजे गए संदेश में उन्होंने कहा, जैकी, ट्विटर का कारण यह है कि सभ्यता के भविष्य के लिए सार्वजनिक डिजिटल सामान्य होना महत्वपूर्ण है, जहां स्वस्थ तरीके से विश्वासों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बहस की जा सके। हिंसा का सहारा लिए बिना रास्ता। एलन मस्क इसलिए सेंसरशिप से भी लड़ते हैं। ट्विटर फाइल्स की रिलीज का खुलासा पहले ही हो चुका है। इसने इस बात पर कठोर प्रकाश डाला है कि सामग्री को कैसे प्रबंधित किया गया, फिल्टर किया गया और कभी-कभी हटा दिया गया। यह कोई रहस्य नहीं है कि सोशल मीडिया पर सेंसरशिप वास्तविक है। बहुतों को यह एहसास नहीं है कि यह कितना व्यापक है। फ्रेड्स पर संपूर्ण पोस्ट पहले ही हटा दी गई हैं जब उन्होंने मेटा प्राथमिकताओं का खंडन किया था, जैसे कि व्हाइट हाउस में कोकीन की खोज के बारे में एक विवादास्पद पोस्ट। यहाँ तक कि अगर किसी उपयोगकर्ता के विचार प्लेटफॉर्म के मानदंडों से मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें तथ्य जांच प्रणाली से चेतावनी और फटकार मिलेगी, जिससे एक ऐसा माहौल बनेगा जहां केवल कुछ दृष्टिकोण स्वीकार्य होंगे और विपरीत दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हमारे ऑनलाइन इंटरेक्शन पर अपनी पकड़ बढ़ाकर मेटा इंटरनेट पर हम जो देखते हैं उस पर बेजोड़ प्रभाव डाल सकता है, और विशेष रूप से यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण टेंसेंट के वीचैट से जुड़ी चीनी सरकार है, जो व्हाट्सएप के समकक्ष है, जो अपनी आबादी पर सख्त सेंसरशिप लागू करता है। वीचैट पर आदान प्रदान किए गए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक संदेश की जांच की जाती है। किसी भी टिप्पणी पर नजर रखी जाती है जो राष्ट्रीय सद्भाव को कमजोर कर सकती है। और वीचैट और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करके टेंसेंट अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को इस सीमित डिजिटल क्षेत्र तक सीमित रखने में कामयाब होता है। चूंकि चीन में वीचैट पूरी तरह से आवश्यक है, इसलिए सब कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है। वीचैट को अनइंस्टॉल करने की कठिनाई, जैसा कि फ्रेड्स वर्तमान में कर रहा है, ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता लगातार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर नियंत्रण में रहे। और पश्चिम में हम पहले से ही देख रहे हैं कि लोग फेसबुक पर व्यक्त की गई राय के लिए खुद को सलाखों के पीछे पाते हैं। बेशक हम सहमत हैं, मेटा की महत्वाकांक्षाएं चीनी पार्टी से अलग पैमाने पर प्रतीत होती है। खैर, उन्होंने जानकारी प्रदान करने के लिए पहले ही FBI के साथ सहयोग किया है और वर्चस्व के इस नए साधन का लाभ उठाने में संकोच नहीं करेंगे। इस तरह के सुपर ऐप का मालिक होना उन्हें एक प्रमुख स्थिति में लाएगा जो हमारे डिजिटल जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करेगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि ट्विटर का सरल नियंत्रण वास्तविक चुनावों को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब उन्होंने बिडेन के आसपास की कथा से अलग होने वाली किसी भी जानकारी को खारिज कर दिया, जैसे कि हंटर बिडेन के कंप्यूटर से संबंधित, जिसे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए FBI और अन्य खुफिया एजेंसियों के समर्थन से सिलिकॉन वैली द्वारा सक्रिय रूप से छिपाया गया था, और यहां तक कि उसी के दौरान भी ट्रंप के अभी भी राष्ट्रपति रहते हुए सोशल नेटवर्क पर उन पर प्रतिबंध लगाने के दौरान। यह सब दर्शाता है कि सोशल नेटवर्क के नियंत्रण तक पहुंच प्राप्त करके किसी को दबाना और जनता की राय में हेरफेर करना कितना आसान है। ट्रंप के बारे में कोई कुछ भी सोचे, उन्हें चुप कराना परेशान करने वाला है। मीटा ने पहले ही इसे अपने सभी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंधित कर दिया है और इसलिए यह तर्कसंगत है कि फ्रेड्स भी ऐसा ही करे। सामाजिक नेटवर्क का एक अतिरिक्त कम स्वतंत्र, अधिक सेंसर युक्त और अधिक राजनीतिक रूप से नियंत्रित अनुप्रयोग मेटा को किसी भी राजनीतिक नेता को चुप कराने की अनुमति देता है जो ऐसी बातें कहते हैं जो गलत हैं और कथाओं के अनुरूप नहीं हैं। मेटा अपने अन्य ऐप्स की तरह ही फ्रेड्स के साथ भी व्यवहार करेगा और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए किसी भी विवादास्पद सामग्री को हटा देगा। कैच ऑनल शब्द गलत सूचना का उपयोग करके मीटा उस सामग्री को दबाना जारी रखेगा जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। पीडोफिलिया के साथ हंटर बिडेन लैपटॉप मामला या वुहान प्रयोगशाला में वायरस की उत्पत्ति का सिद्धांत इसके आदर्श उदाहरण हैं। कुछ हलकों में गहराई से चर्चा किए गए इन विवादास्पद विषयों को अक्सर दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ाई की छत्र छाया में दरकिनार कर दिया गया है। आपको कुछ समय बाद ईमानदार होना होगा और कोई भी वास्तव में अभिव्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी वास्तव में अपने विपरीत राय नहीं देखना चाहता जब तक कि उन्हें वास्तव में विनियमित न किया जाए। सैद्धांतिक रूप से हर कोई इस बात से सहमत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि बहुमत यह पसंद करता है कि सार्वजनिक चर्चा एक अच्छी तरह से परिभाषित ढांचे के भीतर और स्पष्ट रूप से मौजूद सीमाओं के साथ रहे, खासकर अगर इसकी सीमाएं हमारे मूल्यों और विश्वासों से मेल खाती हैं। विपरीत राय
जब वे हमसे मौलिक रूप से भिन्न होती हैं तो अक्सर आंत संबंधी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें धमकियों, हमलों या यहाँ तक कि दुष्प्रचार के रूप में भी देखा जाता है। एक आदर्श दुनिया में जहाँ हम अलग अलग राय को शांति से सुनेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और फिर तर्क संगत तर्कों के साथ जवाब देंगे, लेकिन वास्तव में हमारे विपरीत विचारों के साथ सीधा टकराव अक्सर इनकार, अस्वीकृति या आक्रामकता को उकसाता है। और डिजिटल युग ने इस घटना को और बढ़ा दिया है। जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए सामाजिक नेटवर्क कुख्यात पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के साथ प्रतिध्वनि कक्ष बनाते हैं, जहां सभी व्यक्ति केवल अपने समान विचारों के संपर्क में आते हैं। यह वातावरण हमारे विश्वासों को पुष्ट करता है, हमें आश्वस्त करता है कि दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण सही है और यही कि अन्य सभी गलत या हानिकारक हैं। हालांकि ट्विटर और एलोन मस्क के साथ निश्चित रूप से मुद्दे हैं। जाहिर तौर पर ट्विटर दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आखिरी गढ़ों में से एक है और लोग इसे जलता हुआ देखने के लिए तैयार हैं। जब एक अकेली कंपनी दुनिया भर में सूचना के संपूर्ण प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है, तो जो कोई भी आज एल्गोरिदम को नियंत्रित करता है वह कल का राष्ट्रपति चुन सकता है। ट्विटर या अब एक्स के पास एक मौका है। इसका उपयोगकर्ता आधार हर महीने 300 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता, ये यूं ही गायब नहीं हो जाता। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि एलोन का इरादा पूरी तरह से अच्छा है और इसमें खामियां हैं और ट्विटर पर कुछ नीतिगत बदलावों के कारण बहुत विवाद हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद ये सबसे कम बुरे अरबपति में से किसी एक को चुनने का सवाल है। इस प्रतिद्वंद्विता के बावजूद जुकरबर्ग और मस्क ट्विटर क्षेत्र में दो कंपनी का एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की संपत्तियों पर मेटा का पहले से ही तकनीक की दुनिया में एक बड़ा एकाधिकार है। वे ऑनलाइन संचार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करते हैं और दुनिया में सूचना के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। पृथ्वी पर हम में से 8 अरब लोग हैं और फेसबुक पर 3 अरब सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ण एकाधिकार। और यद्यपि मेटा खुद को कंटेंट मॉडरेशन वगैरह के साथ एक परोपकारी छवि के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, नीचे एक अधिक भयावह मॉडल है। अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक विचारधारा है। यदि फ्रेड ट्विटर पर कब्जा करने में सफल हो जाता तो अनिवार्य रूप से ये सब कुछ जकरबर्ग के स्वामित्व में आ जाता। ये बस एक व्यक्ति के हाथ में बहुत अधिक शक्ति है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। कई सरकारें और लोग जुकरबर्ग के पहियों में एक स्पोक डाल रहे हैं और आप इसका हिस्सा हैं। खासकर जब से फ्रेड ने नए उपयोगकर्ताओं के लिए रिकॉर्ड तोड़ा है। ये सबसे ऊपर इंस्टाग्राम का धन्यवाद है। लेकिन आज उससे आवेदन बुरी तरह से बंद हो गया है। ये देखना बाकी है कि मेटा लोगों को फ्रेड तक लाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि अभी हालात काफी खराब दिख रहे हैं। पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देता है, लेकिन जब यह अति पूंजीवाद बन जाता है तो पूंजीवाद नहीं रहता और फिर एकाधिकार बनता है, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, कोई नवीनता नहीं रह जाती है और यह सब बहुत खतरनाक हो जाता है। ये डर कि कनेक्टिविटी, इनोवेशन और सबसे बढ़कर दुष्प्रचार के बैनर तले स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाएगा, डेटा का दुरुपयोग किया जाएगा और एकाधिकार बनाया जाएगा, एक वास्तविक खतरा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और सबसे बढ़कर खुद से सवाल करें कि ये दिग्गज क्या कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करें कि पूंजीवाद अधिक से अधिक लोगों की सेवा करे, न कि इसके विपरीत। आखिरकार एक पूंजीवादी समाज की सच्ची सफलता उसके दिग्गजों की महानता से नहीं, बल्कि उसके सभी प्रतिभागियों की समृद्धि और भलाई से मापी जानी चाहिए।